सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 14 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस पेपर का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। इस अखबार में हम जानेंगे देश विदेश की विभिन्न खबरों के बारे में जिनका सीधे तौर पे संबंध आपकी तैयारी से है। चलिए शुरू करते ही हम आ जाएंगे एक टॉपिक के ऊपर जो यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है ड्रग्स को लेके। फ्रॉम अ शॉपकीपर कीपिंग एन आई ऑन सस्पिशियस पर्सन्स एंट्रिंग हिज विलेजेस। बेसिकली पंजाब में ड्रग्स की समस्या बहुत पुरानी है। पंजाब आप देखिए यहाँ पे डेटा के हिसाब से तो बहुत ही भारी मात्रा में ड्रग्स का एफआईआर रजिस्टर्ड है। एनडीपीएस एक्ट हम जानते हैं, नारकोटिक्स का ये एक्ट होता है, एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। नारकोटिक्स में अगर किसी को स्मगलिंग करते वक्त किसी को अरेस्ट करा जाता है तो वो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ही करा जाता है। ठीक है, एनडीपीएस के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड इन दी स्टेट अंडर एनडीपीएस एक्ट 12,000 एफआईआर रजिस्टर की गई थी और एनडीपीएस केस रजिस्टर्ड पंजाब 2021 में 9,000 स्थापित लगभग किए गए थे। अब देखिएगा आप जरा नीचे, अगर आपको रेगुलरली अखबार पढ़ रहे थे तो आपको आइडिया होगा कि कूनो पालपुर में जो चीता हैं उसमें एक चीता लंबे समय से गायब था। जी हाँ, वो उसका रेडियो कॉलर ट्रैक नहीं हो पा रहा था और पूरी वन विभाग की टीम ढूंढने का प्रयास कर रही थी। नीरवा नाम है फीमेल साउथ अफ्रीकन चीता का, जो कि लगभग एक लंबी अवधि के बाद ढूंढ लिया गया, सही सलामत, एकदम ओके। ठीक है, द सर्च फॉर नीरवा वॉज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 22 days व्हेन हर कॉलर स्टॉप फंक्शनिंग। लगातार 22 दिन से उसी खोजने की प्रयास किया जा रहा था, ढूंढना चाह रहा था इनको, जो कि मिल गई, सही सलामत मिल गई। वन विभाग ने ये कार्य अच्छा करा है। चलिए यहाँ पे बेसिकली आपका मॉडर्नाइजेशन को लेके है कि दिल्ली बाज़ार में क्या कर रही है गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको ऑनलाइन ले रही है। जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए सेलर्स का स्पेशलाइज्ड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म इन इंग्लिश एंड हिंदी, 50% सब्सिडी इंसेंटिव टू रीओपन टू रोप इन सेलर्स। मतलब क्या होगा ना, आम आदमी पार्टी व्यापारियों को लुभाने का प्रयास कर रही है, 50% सब्सिडी देगी आपकी। ठीक है, एक मार्केट प्लेस ऑनलाइन बनाएगी जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन होता है। ऑफिशियल गवर्नमेंट सेट द प्लान एज टू हैव 10,000 सेलर्स, 10,000 सेलर्स होने की उम्मीद है दिल्ली बाज़ार। ठीक है, ट्रांजैक्शन में भी इनेबल्ड थ्रू कोलैबोरेशन विद एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स पार्टनर्स। मतलब वही आपका एक प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देगी जो कि व्यापारियों को सहायता करेगी। देखिए की फीचर्स पॉलिसी क्या है, वेब पोर्टल है, एप्लीकेशन, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, डिस्कवरेबिलिटी, ऑनलाइन मैपिंग, कोई भी व्यापारी को किसी को ढूंढना है या कि शॉप को सर्च करना है तो मैप के थ्रू पहुंच सकता है यहाँ पे उस शॉपकीपर के पास। जियो टैगिंग ऑफ शॉप्स प्रॉपरली, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिज़नेस को प्रमोट करा जा रहा है। इंटीग्रेटेड ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, अगर आपको नहीं पता है कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वेबसाइट पर जाके, जो कि लिंक आपका नीचे दे रखा है, सर्च बार में सर्च करिएगा ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये बेसिकली क्या है ना, ये भारत सरकार का फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि जो आपकी बेसिकली फ्लिपकार्ट को भी वॉलमार्ट एक्वायर कर चुकी है। ठीक है, फ्लिपकार्ट को भी वॉलमार्ट एक्वायर कर चुकी है। अमेज़ॉन तो है ही यूएस की कंपनी अमेज़ॉन। अब ना, अब दिक्कत क्या आ रही है कि इनकी पॉलिसी थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है, और ये हर बिज़नेस को सपोर्ट नहीं करती हैं इतना, हर कंट्री में भी। गवर्नमेंट क्या कर रही है ना कि बिज़नेस से कुछ भी करे फ़ायदा इनको होता ही है, क्यों ना खुद भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए जो मेन टारगेट जिसका हो ग्रोथ करवाना। ठीक है ना, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है अमेज़न वगैरह से, बस ये देश का एक ऑनलाइन
आपका नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स वेबसाइट है, गवर्नमेंट की प्रमोटेड है, गवर्नमेंट के माध्यम से रन की जा रही है, ठीक है ना। तो अब उसको दिल्ली सरकार भी उसे लिंक कर देगी, ठीक है। बस यही प्रयास करा जा रहा है कि कुछ भी करके व्यापारियों को आपका ग्रोथ की जाए, ठीक है। 70 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, 70 करोड़ का। चलिए, यहाँ बेसिकली छोटी सा आर्टिकल दिया हुआ है आपका एक चर्च के बारे में। अब ये एज सच इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, मगर हाँ आप अगर आप जानना चाहें फिर भी और से इतिहास के बारे में, हिस्ट्री, तो ये 1800 का चर्च है आपका, जेम्स किनरले द्वारा। ये आपका सेंट जेम्स चर्च है, ठीक है, दिल्ली में, ये कश्मीरी गेट पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चर्च वेबसाइट, इन 1800 AD, जेम्स किनर ले ऑन द बैटलफील्ड ऑफ ओनीरा amid the sound of jackals preying among bodies. He prayed for survival and posed to build a chapel to honor God if he made it. Skinner, who was a professional soldier hired to serve in the army of East India Company, would become a lieutenant colonel and establish a Skinner's Horse Cavalry Regiment. ठीक है, इसने अपनी हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट स्थापित की थी, ठीक है। वो तो कहानी बन चुका था। यहाँ बेसिकली क्या है कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली 19वीं सेंचुरी का है, कॉलोनियल क्लासिकल आर्किटेक्चर है, कॉलोनियल स्टाइल में बना हुआ है आपका, ठीक है। इसमें क्या है ना, द प्लिंथ लेवल वाइल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ डन बाय लखोरी ब्रिक, मैसनरी इन लाइम मोटार, रेड स्टोन वॉज यूज ऑन द रूफ एंड सम पार्ट ऑफ द फ्लोरिंग, ठीक है। रेड लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए, यहाँ पे एक छोटी सी अच्छी खबर है कि प्रेसिडेंट लॉन्च करेंगे एडवांस फ्रिगेट विंध्यागिरी कोलकाता में, ठीक है। ये देख लीजिए आप, विंध्यागिरी जो है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता का ये आपकी बॉडी ने बनाया है। नेम आफ्टर माउंटेन रेंज इन कर्नाटका, विंध्यागिरी, ठीक है ना। अब मैप पे जाके देखो, तुरंत तुरंत मैप पे जाके देखना आप कि कर्नाटक में विंध्यागिरी कहाँ पे है, ठीक है। विंध्यागिरी वी कर्नाटक में कहाँ पे है, ठीक है। अंडर प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम फॉर 4 शिप्स बाय मुंबई माजागोन डॉक शिपर्स लिमिटेड, ठीक है। ये माजागोन डॉक शिपर्स ने बनाया है प्रोजेक्ट। फर्स्ट 5 शिप्स वर लॉन्च इन MDL एंड GREC, ठीक है। वंदे भारत 17 क्लास फ्रिगेट शिवालिक क्लास विद इम्प्रूव्ड सेल्फ फीचर्स, बेसिकली और ये अच्छा बनाया हुआ है आपका वॉर के हिसाब से। The Project 70A ships have been designed in-house by the India's Navy Warship Design Bureau. According to Navy, 75% of orders for equipment and system for Project 17A ships are from indigenous firms. ये पूरे तरह ये भारतीय संस्था है जो ये बना रही है, डिज़ाइन कर रही है, डिज़ाइन दे रही है। तो ये कितनी अच्छी बात है। इससे पहले हम लोग जनरली आउटसोर्सिंग करते थे, या तो फॉरेन कंट्री से कराते डिज़ाइनिंग, या फिर हम प्राइवेट कंपनी जो कि इनडायरेक्टली फॉरेन कंट्री से करवाती थी। अब हम खुद का कर रहे हैं डिज़ाइंस, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। देश में आपका इंडिजिनाइजेशन टर्म कहते हैं इसको हम, ठीक है, प्रमोट करना। यहाँ बेसिकली छोटे सा आर्टिकल दिया हुआ है आपका, किस चीज़ को लेके है, ये IPC में जो परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि IPC कब की है, 1860 की है, ठीक है। एविडेंस एक्ट 1872 का है, ठीक है। अब जो मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा है, भारतीय न्याय संहिता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करा है, मगर एक कुछ नॉर्मल चीज़ें चेंज करी हैं। जैसे आपको सेडिशन का नाम बदल दिया है, ठीक है, और नाम बदला ही बदला है। सेडिशन के बारे में और ब्रॉड कर दिया है, मतलब अब तो सेडिशन पे आपको और तमाम चीज़ों को लेके आपके ये मुकदमा दायर किया जा सकता है सेडिशन को लेके। जो सेडिशन का स्कोप पहले छोटा था, सेडिशन का छोटा था, अब जो है IPC में और बड़ा कर दिया है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत बड़ी कर दी है इसकी। अगर आप कहीं भी वो क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो भाषा सेडिशन आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, ठीक है। और जुर्माना और जेल की तो अवधि बहुत ही बढ़ा दी है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज एन अल्टरनेटिव। अच्छा, इस बार IPC में क्या करा है ना, बहुत से केस में क्या करा, कम्युनिटी सर्विस,
अब ये क्या बवाल है? देखिए ये ना यूएसए और यूरोप में बहुत पहले से है, मतलब 80 साल हो गए हैं, 90 साल होने को आ रहा है, बहुत पहले से है। होता क्या है, कम्युनिटी सर्विस क्या होता है ना, जैसे छोटे मोटे क्राइम हो जाते हैं, जैसे मान लो आप हो, आप जबरदस्ती गंदा फैला रहे थे पार्क में, ठीक है, या आप कोई फंक्शन वगैरह करा रहे थे तो आपने घर के बाहर कूड़ा कर दिए से और लोग को दिक्कत हो रही है, या आप कोई बारात घर टाइप हो, आप कोई फंक्शन कराते हो, आपने कूड़ा डाल दिया बाहर की तरफ, इससे आम जनता को दिक्कत हो रही है, या तो मान लीजिए कि उसकी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो लोगों ने आपको टोका कि भैया ये काम मत करो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने आप पे केस ही कर दिया कि भैया ये काम करते क्यों हो आप, आपकी हैबिट बन गई है ये करना। अब मान लो कोई चला गया कोर्ट में, तो जज क्या करेगा, पब्लिक डिस्टरबेंस करी है आपने ना, पब्लिक पीस को आपने हैम्पर करा है, आपने अर्बन जो नियम है म्यूनसिपाल्टी के उनको तोड़ा है कि आपने कूड़ा बाहर रखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जुर्माना देना पड़ेगा आपको, जुर्माना देना पड़ेगा आपको, जितना भी जुर्माना बैठेगा आपके ऊपर, 5,000 10,000 रुपये, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जेल भी हो जाती है, 1 हफ्ते की जेल कर दी, मान लो। ये अब देखो मुकदमा कब होगा, मुकदमा तभी होगा जब आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म परेशान कर रहे हो किसी को। अब क्या कर दिया है ना कम्युनिटी सर्विस, यूएस वगैरह में क्या होता है, अब यही केस होता है, अगर मान लो कि कोई बारात घर टाइप है या कोई पार्टी हॉल या रेस्टोरेंट है कोई, जो रेगुलरली कूड़ा फैला रहा होता है या कूड़ा जला रहा होता, अब यूएस में क्या होता है, ये सब ना जेल में रख के टाइम वेस्ट नहीं कराया जाता उसका, हाँ जुर्माना तो लिया ही जाता है, अब कभी वो भी नहीं लिया जाता है। पता क्या क्या करा जाता है इसमें, इस जो भी व्यक्ति या रेस्टोरेंट ओनर होता है, कम्युनिटी सर्विस के नाम पे कहा जाता है कि आप खुद से कैसे भी आसपास का पूरा एरिया साफ करोगे, कब तक करोगे, 1 हफ्ते तक, ठीक है। 1 हफ्ते की जेल नहीं, 1 हफ्ते तक तुम पब्लिक सर्विस करोगे, पूरी कॉलोनी साफ करोगे, ठीक है। या मान लीजिए आप जो हैं किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्रिएट करते हैं जो कि इतनी क्रिमिनल नहीं होती है ना, मतलब इतनी कोई हाइट क्राइम नहीं कर दिया आपने कोई, जैसे आप मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी ज़बरदस्ती रोड पे लगा गए, इससे क्या हो, बहुत बड़ा जाम लग गया, ठीक है, बहुत बड़ा जाम लग गया। अब जुर्माना ठोका जाएगा आप पे, हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए जेल भी हो जाए, छोटी सी अवधि के लिए। कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है, कम्युनिटी सर्विस में ये होगा कि कोर्ट कहेगा कि एसपी ट्रैफिक के अंदर, एसपी ट्रैफिक के अंदर आपको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन की ड्यूटी लगाई जाएगी कि आप ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेज करने में मदद करो, कम्युनिटी सर्विस, ताकि आपको ये एहसास हो कि दूसरों को दर्द कितना होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अच्छा इससे फ़ायदा क्या हुआ, चलो ये सब बातें सर आपने कर ली, क्या मिला कोर्ट को इससे। देखो 2 बातें हैं, पहली बात तो ज़बरदस्ती कोर्ट भरने से कुछ नहीं होगा, अगर हम मुकदमों में कोर्ट्स को भरना शुरू कर देंगे, मतलब सॉरी मेरा मतलब केसेस से है, या फिर जेल को भरना शुरू कर देंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। यूएस वगैरह में ये बहुत पुराना है, ठीक है, हम जानते हैं वहाँ पार्टीज़ वगैरह लोग करते हैं, गंदा फैला देते हैं, ठीक है, लोग पब्लिक में लड़ाई लड़ते हैं, फाइट शुरू कर देते हैं। तो जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं वहाँ पे कोर्ट उन्हें ज़बरदस्ती जेल में नहीं भरती है, पहले प्रयास करती है कि थोड़ा बहुत जुर्माना ले लिया जाए और कम्युनिटी सर्विस की जाए, ठीक है। जैसे मान लो 3 लड़के थे, बहुत बदतमीज, ठीक है, बहुत बदतमीज लड़के, ये लोग हंगामा काट रहे थे पार्क में, खेल कूद रहे थे और ऐसे लोग को परेशान कर रहे थे।
अब पुलिस आ गई, लेके उठा के इनको। अब इनसे क्या ही पैसे ले, लड़के नौजवान जैसे लड़के होते हैं, और जेल में भी क्यों डाले। इतना बड़ा कोई क्राइम भी नहीं कर दिया। हाँ, लोगों को परेशान करा, मगर ऐसा कोई क्राइम नहीं करा है। क्राइम करा है कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करा है। मगर कोर्ट क्या कहेगा कि भाई साहब तुम दो 1 हफ्ते तक, या कभी कभी या कभी कभी 15 दिन तक कोर्ट कहेगी कि तुम लोग को वो गुस्सा आती है ना, नौजवान हो, बहुत ऊर्जा है ना, 15 दिन तक तुम किसी वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में मदद करो जाके। और इसकी रिपोर्ट कौन देगा कोर्ट को कि हाँ इन लोगों ने वहाँ पे गए और मदद करी? जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, समाज कल्याण अधिकारी होता है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है यूएस में। ये क्या करेगा ना, ये आपकी ड्यूटी लगाएगा। कहाँ पे? ओल्ड एज होम में लगा देगा कि भैया कोर्ट का ऑर्डर आया है कि तुम्हें 1 हफ्ता ओल्ड एज होम में अपनी ड्यूटी देनी है, मतलब सारे काम करने होंगे उनके। और जब उस ओल्ड एज होम का सुपरवाइज़र ओके कर देगा कि हाँ भाई इस बंदे ने 1 हफ्ता मेरा काम करा है, और जब ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट लिख देगा कि ये 3 भाई साहब आए थे, ये रिपोर्ट में लिखेगा अपना, ये तो कोर्ट में जाएगी। इसमें कोई दोस्ती यारी नहीं होती है, कोर्ट सख्त होता है। कोर्ट में क्या होगी, पूरी रिपोर्ट जाएगी, एक रिपोर्ट जाएगी कि ठीक है आदरणीय न्यायालय, ये इन 3 लोगों ने इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ये काम करा, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ये काम करा, और अब जो है 1 हफ्ते की अवधि पूरी हो चुकी है। सुपरवाइज़र साहब ने भी ओके कर दिया है, मैंने भी ओके कर दिया है, इनको अब आप आगे की कार्रवाई करिए। तो जज साहब देखेंगे कि ठीक है ये लोग 1 हफ्ते तक ओल्ड एज होम में गए और काम करा। फिर जज पूछेंगे इनसे, जज क्या पूछेंगे, आप लोगों ने जीवन में कोई सबक लिया है ना? मानो जज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं ऐसे। जज साहब पूछेंगे क्या आप लोगों ने जो 1 हफ्ते वृद्धाश्रम में बूढ़े लोग की मदद करी, क्या आपने कुछ सीखा? ये बोलेंगे हाँ सर हमने सीखा, हमारी गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, है ना? अब इनको जेल भेज के क्यों हम फिर से गुंडा बना दें, या फिर से क्यों जेल में जाके गंदे लोगों से मिलवाएं? तो हमने इन्हें लेसन सिखाया, एक सबक सिखा दिया, ये होती कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, हालांकि कम्युनिटी सर्विस की जो गाइडलाइंस हैं वो वहाँ पे डिफाइंड हैं कि कौन से अपराध के लिए कौन सी कम्युनिटी सर्विस ठीक रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा आईपीसी में भारत सरकार ने नहीं कहा है। अच्छा मान लो यही 3 लोग हैं, मान लो क्या हुआ कि इन 3 लोगों ने, पुलिस ड्यूटी कर रही थी, ठीक है, ये लोग ऐसे ही पछान लगे पुलिस को, ठीक है ना? ऐसे मान लो पुलिस मना कर रही है कि आप लोग यहाँ मत खेलो, सड़क में मत खेलो। होते हैं हर टाइप के लोग, हर टाइप के आदमी होते हैं, और ये नहीं माने, गुमनाम तो ही खेलेंगे भाई। तो उन्होंने पुलिस को परेशान करा, तो कोर्ट में क्या होगा, ये कहा जाएगा कि इनको 5 दिन तक पुलिस स्टेशन के आसपास ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस। या फिर जिस भी क्षेत्र में ये खेल रहे थे उस क्षेत्र में ये ड्यूटी लगाई जाए कि ये देखें कि वहाँ पे कोई खेल ना रहा हो। जैसे मान लो किसी कोई रोड है, वहाँ पे मना है कि आप बस चलते रहिए, आप ज़बरदस्ती यहाँ पे कोई खेल कूद मत करिए, तो इनकी ड्यूटी लगाई है कोर्ट कि तुम लोग की जिम्मेदारी है कि 5 दिन तक तुम उस रोड पे सब चीज़ मैनेज करोगे। मतलब ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं देती है, इनके ऊपर प्रॉपर पुलिस वाले खड़े होंगे, इनके सुपरवाइज़र होंगे, इनका काम होगा ये कि तुम मैनेज करो कि वहाँ पे कोई गलत काम ना करे, मतलब कोई ऐसी पब्लिक को परेशान ना करे। तभी हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस, समाज की सेवा करो, ठीक है ना? समाज की सेवा करो। अगर आपको अरेस्ट करा गया है कि आप गंदगी फैला रहे थे, आप प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे थे, आप अपनी थैलियाँ फेंक रहे थे, तो ये आप कोर्ट क्या कहेगा कि तुम पूरा पार्क साफ करो, पूरा पार्क।
ठीक है, इससे क्या होगा ना, सबक सीखोगे आप। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि अनियन को लेके बेसिकली फूड इन्फ्लेशन को लेकर आर्टिकल है, ये एफसीआई के स्टॉक्स को लेकर है। ये अभी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 5 मिलियन टन का जो गेहूँ है, वीट है, और 2.5 मिलियन टन जो स्टॉक है वो जो फूड एफसीआई है, आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनके स्टॉक से बाहर निकाल के मार्केट में उतारा था। ठीक है, जो कि क्यों उतारा था, क्योंकि इस समय हमारी फूड की सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, इसको लेके यहाँ पे आर्टिकल जो है छोटी सी कुछ बातें कर रहा है। द मूव केम इवन एज ऑल इंडिया एवरेज मॉडल रिटेल प्राइस ऑफ व्हीट फ्लोर एंड राइस हैव राइजन टू 35 and 40 per kg respectively from their corresponding year ago levels of 33-34. It was also decided to release onions from 0.3 metric ton buffer created out of the rabi crop that was procured hardly a couple of months back. This follows a spike in wholesale price at Maharashtra Lasagaon Mandi. Clearly, the Modi government is worried about onions during a tomato whose price in market in Karnataka reach 100. ठीक है, मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा अभी जो फूड सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको लेके है। गवर्नमेंट ने फोकस शुडंट बी ऑन दी करंट बट फ्यूचर इन्फ्लेशन दैट माइट राइज फ्रॉम एल नीनो। भारत सरकार को आगे की सोचनी जरूरी है। ठीक है, द मोस्ट रिसेंट फोरकास्ट आर ऑफ बेटर स्ट्रेंथनिंग परसिस्टिंग थ्रू दी विंटर टिल February 24। अब सरकार को फरवरी 2024 तक का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कोई भी समस्या ना आए। तो ये अगर फूड स्टोरेज में, फूड के स्टॉक में कमी आएगी तो जितने भी दाम हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आर्टिकल देखेंगे तो ये बेसिकली फिर से आईपीसी को लेकर है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें कुछ बातें की गई हैं। द टर्म 420 signifies a confident trickster in the movies. Section 420 of the IPC, the inspiration behind the titles, is far from gateway to alternate state of consciousness. It instead refers to terrestrial crime of forgery and cheating. ठीक है, soon section 420 of IPC will be replaced by section 316। जो 420 हम कहते थे आज तक ना, 420 धारा लग गई, उसको 316 हो गया ये भारतीय न्याय संहिता में। While section 420 is only one such example, the Indian government proposed to completely reform the criminal, मतलब सरकार जो है ना पूरी तरीके से जो न्याय प्रणाली है उसको बदलना चाहती है। ठीक है, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो, चाहे वो आपकी तमाम बातें हो। अब क्यों आ रहे हैं सब बिल, भारत सरकार ला रही एकदम से, बिल्स के नाम पे लगातार बिल्स बनाई जा रही है। इसका कारण बताया है। द रीज़न इज क्लियरली आर्टिकुलेटेड। बिफोर एनालाइजिंग एनी बिल वन शुड रीड द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स SOR डॉक्यूमेंट्स अ बिल। इन द ईयर 1834 द फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। हम जानते हैं कि सन 1834 में, कितनी पुरानी चीज़ है भाई, सन 1834 में पहली बार लॉ कमीशन, जिसका काम क्या था, कानून बनाने का, स्थापित की गई थी लॉ कमीशन 1834 में, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मॉकले साहब के निर्देशन में। ठीक है ना, टू एग्जामिन द जुरिडिक्शन पावर एंड रूल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कोर्ट एज वेल एज द पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, मतलब घूम फिर के इनको सब कानून वगैरह बनाने थे। ठीक है, जो कि 1860 में इन्होंने जो भी बातें कही वो मान ली गई। ठीक है, अब दूसरी बात, द मूव टू रिफॉर्म दिस लॉ इज नॉट मेयरली लीगल इम्पेरेटिव बट अ फिलोसॉफिकल वन। ये कह रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है ये वर्तमान भारत को दिखा रहा है, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत को दिखा रहा है। ठीक है, पुराने नियमों को बदल के। तीसरी बात, जब सोसाइटी आगे बढ़ रही होती है तो उस हिसाब से भी हमको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नियमों को बदलना होता है। ठीक है, अब NCRB के हिसाब से 77% ऑफ इंडियन प्रिजनर्स इन 2021 वर अंडर ट्रायल्स। अब आप देखिए कि 77% जो आपके प्रिजनर जेल में थे आपके, वो अंडर ट्रायल थे।
हमें कानून बदलने होंगे कि क्यों ज़बरदस्ती हम किसी को अंडर ट्रायल के नाम पे जेल में डाल दे रहे हैं। जेल डिज़ाइन टू कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ इनमेट्स आर बस्टिंग आउट द जानते हैं कि जेल में क्षमता से ऊपर समय लोग रह रहे हैं, कैदी रह रहे हैं। एंड injustice to countless under trials awaiting the day in court, and injustice to the victim who yearn for closure. The introduction of community service as form punishment in the BNS represents an innovative and humane approach to criminal justice. मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि जो कम्युनिटी सर्विस वाला पार्ट है ना, कम्युनिटी सर्विस यहाँ पे दिया हुआ है। हमने क्या करा है ना, जो हमारा आईपीसी है इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि हम जेल भरे जा रहे हैं। छोटे छोटे फालतू मुकदमों पे हमने जेल भर दिए हैं, ठीक है। इसका बड़ा सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अब आप मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे क्या होगे कि भाई 4 कैदियों देखो, किसी ने मान लीजिए कि गलती कर दी, मान लो कोई कानून तोड़ दिया, ठीक है, वो आदमी बुरा नहीं था, मान लो गुनाह हो गया, ठीक है, जैसे वो जेल में गया, उस संगति में रह के हम उसे और बुरा कर रहे हैं। दूसरी बात, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखो आप, वो मान लो जैसे निकल आया, मान लो कोर्ट ने बरी कर दिया, नहीं यार बंदा सही था, कुछ गलती हो गई थी, मगर वो समाज के लिए वो अब एक कैदी ही है। समाज इतनी जल्दी आपको नहीं बदलती है। आप एक चोर ही हो, ठीक है, आप जेल होके आए हो, तो ये ज़िंदगी में एक दाग ले घूमेगा कि मुझे भाई जेल हुई थी। दूसरी बात, हमने इतनी जेल जो भर दी हैं, ये भर तो रहे हैं मगर ये खाली नहीं हो रही हैं, ये खाली नहीं हो पा रही हैं कानूनों की वजह से। एंट्री हो रही है, एग्जिट नहीं हो रही है। अब सरकार का प्रयास क्या है कि छोटे मोटे मामलों में जहाँ ज़रूरत ना हो, जेल में भेजो ही मत, कम्युनिटी सर्विस करा लो, कम्युनिटी सर्विस करा लो। अब बाहरी बार रहने दो, बेइज्जती भी नहीं होगी, बंदा भी ठीक रहेगा, जिससे क्राइम करना ही नहीं है। और देखो जेल खाली हो गया, देखो मैंने आपके सामने जेल खाली कर दिया है ना, ऐसे जेल खाली करना है हमको। कम्युनिटी सर्विस ये यूएस और यूरोप में बहुत होता है। चौथा, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनकन्सिस्टेंसीज हैव लेड टू कन्फ्यूजन। फॉर एग्जांपल, अच्छा आज भी जो आईपीसी वगैरह वो क्लियर नहीं है। 309 में है अटेम्प्ट टू सुसाइड क्रिमिनल है, while mental health care act presumes such an attempt is due to severe stress and needs to care instead of punishment। मतलब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या हो रहा है कि अगर बंदा कोई सुसाइड कर रहा है तो पता क्या हो रहा है, कोर्ट में भी ये होता है। कोर्ट में क्या होता है ना, अगर कोई सुसाइड कर रहा होता है, पुलिस पकड़ लेती है और हम जानते हैं कि सुसाइड करना गुनाह है, मगर कोर्ट में क्या हो रहा है, दो कानून क्लैश हो रहे हैं। क्या क्लैश हो रहे हैं कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहता है कि भाई बंदा परेशान था इसलिए कदम उठाया है इसने, तो इसको जेल जो है मत भेजो, या इसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, भैया ये परेशान था। मगर 300 जो आपकी 309 आईपीसी है, ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि भाई बंदे ने सुसाइड करने का प्रयास करा जो कि गुनाह है, इसको जेल भेजो। तो ऐसे रिफॉर्म में लाने की ज़रूरत है। This conflict practically decriminalizing the act leaves section 309 in the IPC, creating a legal ambiguity and room for interpretation। तो हमने इसको डीलीगलाइज करा है, ठीक है। आगे आ जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ BKB इज क्रूशियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है, एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कॉपीज, दुनिया भर की बातें, ठीक है। 2/3 क्रिमिनल केसेस आपके लोअर कोर्ट्स में फंसे रहते हैं, ठीक है। एंड एफिशिएंट रेजोल्यूशन ऑफ दिस इज फंक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ओवरऑल बातें इन्होंने अच्छी करी हैं। हमने जाना इसमें कम्युनिटी सर्विस ज़रूरी है, ठीक है ना। छोटे मोटे कामों में, चाहे छोटा तो हम नहीं कहेंगे, मगर फिर भी अगर ज़रूरी नहीं है तो ज़बरदस्ती के लिए किसी को भी जेल में ना डालें। अब यहाँ पे बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के आपके एम्बेसडर साहब जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने कुछ 4 बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि LC3 एक बेसिकली
इनिशिएटिव है स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के बीच में कार्बन एमिशंस को कम से कम रखने के लिए। तो इसके माध्यम से हमारे टर्म्स अच्छे चल रहे हैं, हमारी हम अच्छी एक बॉन्डिंग है दोनों देशों की। स्विट्ज़रलैंड भारत में 12वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत का, 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। बाकी Switzerland ranks number one when it comes to innovation. India takes industry pharmacy of the world. Why Swiss pharma companies are known for their innovation. मतलब वो ये ना कि दोनों एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है स्विट्ज़रलैंड के माध्यम से नॉर्वे में, आइसलैंड में, तो तारीफ़ हो रही है बेसिकली इंडिया के रिलेशन कितने अच्छे हैं। दिल्ली ताइपी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये असल में बहुत बड़ा आर्टिकल था, अभी आपके इतने काम का तो नहीं है, मगर इसमें जो कुछ बातें चीज़ें रखी हैं जीएस फैक्ट वाली, कि चाइना को कब रिपब्लिक बना था, ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल आपके मतलब का इतना नहीं तो छोड़ दो उसे। चाइना 1912 में बना था। कौन सी राजशाही को हटा के बना था? पहले थी चिंग डायनेस्टी, ये शुरू क्यू से होता है, बोलते चिंग है, चिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी को हटाया गया था, वहाँ पे रेवोल्यूशन होता, जैसे हमारे यहाँ रेवोल्यूशन हुआ था ना, रेवोल्यूशन, वैसे ही वहाँ पे 1912 में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। जनता ने हथियार उठा लिए थे और राजशाही को हटा दिया था, ठीक है ना। और कोमिंतांग पार्टी बनाई गई थी वहाँ पे, ठीक है, सिविल वॉर हो गया था पूरा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसे चाइना डिफरेंट वॉर्स में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। यूएस की पॉलिसी क्या रही है वो आपके काम का डायरेक्टली नहीं है। इंडिया रिलेशन विद द रिपब्लिक ऑफ चाइना कैन बी ट्रेस बैक टू वर्ल्ड वॉर 2 डिप्लॉयमेंट ऑफ 1 लाख स्ट्रॉन्ग चाइनीज एक्सपीडिशनरी फोर्सेस ऑफ डिफेंस ऑफ बर्मा मॉल्ड बाय जापानीज। द सीईए विड्रू टू इंडिया वेयर सेंटर वॉज ओपन इन रामगढ़। तो हमने मदद करी थी चाइनीज़ फोर्सेस की, ठीक है, रामगढ़ में, ठीक है। और फरवरी 1942 में जनरल लिसिमो चियांग काय शेक वर्सेस विजिटेड रामगढ़। चियांग काय शेक बहुत बड़े, अगर आप जानना चाहते हो चियांग काय शेक कौन है, तो भाई ये जो चियांग काय शेक ये आदमी है, ये चाइना में बहुत ऊंचे पद पे है था, मतलब ये वहाँ पे लेजेंड है। हकीकत में अगर आप इस आदमी के संघर्ष को देखोगे तो ये हकीकत में लेजेंड है। चाइना ऐसे नहीं बना है, ठीक है। हम कुछ भी बोलते रहते हैं मीडिया वगैरह में, चाइना जो भी है चाइना ऐसे नहीं बना है, चाइना मेहनत से बना है। चियांग काय शेक जैसे लीडर्स ने चाइना को बनाया है, मजबूत लीडर। हम हमारे देश में लीडर्स रहे हैं, ठीक है, पटेल साहब रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, नेहरू जी रहे हैं, अंबेडकर साहब रहे हैं, ऐसी चियांग काय शेक का पद वहाँ पे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो भी रामगढ़ आपके आए थे, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बुलाया भी था उनको, जो 53rd सेशन था रामगढ़ का, उसमें इनवाइट भी करा था, ठीक है। गांधी जी ने लेटर भी लिखा था 1942 में, conveying that allied war effort would be far better served. Churchill assured India of self-determination under the Atlantic Charter. Chiang promptly wrote to Roosevelt, pleading India's cause and seeking his intervention in cause of justice and equity. मतलब हमारे संबंध पहले ठीक थे, धीरे धीरे कुछ खराब होना शुरू हो गए थे, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। ये बेसिकली प्रिविलेजेस कमेटी को लेके है ये वाला जो आर्टिकल है। आप बस इसमें ये पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपीज़ होते हैं, इनको कुछ सुविधाएं दी होती हैं, राइट्स होती हैं, इनकी इम्यूनिटीज़ होती हैं, ठीक है। इम्यूनिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली इनको जो प्रोटेक्शन होती है ताकि ये अच्छा काम कर सकें। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट एमपीज हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्यूनिटी। अच्छा, एमपी को क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है? एमपी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि पार्लियामेंट में कुछ भी बोलेगा, वो जो बोल रहे हैं उस पर आप कोई कोर्ट में जवाबदेही नहीं मांग सकते उनसे, आप उनके पार्लियामेंट में बोलने में मुकदमा नहीं कर सकते हो, ये उनकी प्रिविलेज है, ठीक है।
ताकि वो सवाल पूछ सकें। ठीक है। हाउ डज पार्लियामेंट एक्ट ऑन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज? ईच ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द गार्जियन ऑफ इट प्रिविलेजेस। लोकसभा राज्यसभा हैव द अथॉरिटी टू टेक सूटेबल एक्शंस अगेंस्ट वन हु ब्रीचेस द प्रिविलेजेस। ठीक है। There are two mechanisms by which Parliament takes up this matter. First is by member raising issue on the floor of the House, and the House decides on it. But Lok Sabha Rajya Sabha usually send the matter for detailed examination to Privileges Committee. The chairman of Lok Sabha Committee currently MP सुनील कुमार सिंह। तो बेसिकली कमिटीज़ के माध्यम से ही ये सब ध्यान दिया जाता है कि कोई पार्लियामेंट MP जो मेंबर है वो अपनी सुविधाओं का गलत फ़ायदा न उठाए। ठीक है। तमाम मुद्दे होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। Committee on Privileges has the power to recommend the House for its consideration the issuance of admonitions, reprimand, suspension, and in rare cases expulsion from the House. In one rare case in 1978, the Lok Sabha Privileges Committee recommended that PM Indira Gandhi को बाहर निकाला जाए, expulsion. The next Lok Sabha rescinded in the recommendation. In 2009 case, BJP MP थे आपके थे displaying bundles of cash in the Lok Sabha during the debate on confidence motion. The committee held that action with contempt of House. Strongly, their actions had said it hoped this would be no reference of such events, recurrence such events. अच्छा, बेसिकली प्रिविलेज वाली कमेटी होती है, आसान भाषा बताऊँ आपको। आसान भाषा में पार्लियामेंट में कोई भी एमपी है, ठीक है, किसी भी पार्टी का, ऑपोजिशन हो, सेंटर हो, राइट हो, कॉर्नर हो, ठीक है, वो कुछ भी कह सकता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट सत्र के दौरान। ठीक है। कुछ भी बोलेगा तो आप जो पार्लियामेंट की सभा के दौरान बोल रहा है उस पर कोर्ट केस नहीं कर सकते हो। मगर अब मान लीजिए कि जो क्यों तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी उस मीटिंग के दौरान गलत करी उसने। ठीक है। मान ली कुछ उल्टा सीधा ही बोल दिया दूसरे के बारे में, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि निरंकुश हो जाएंगे हम। निरंकुश नहीं है भाई। पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस कमेटी होती है, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि पहली बात तो ये देखे कि क्या सारे एमपीज़ को प्रिविलेज इस्तेमाल करने का मौका दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है, अगर मान लीजिए कि इस एमपी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है, या बोला ही नहीं, प्रिविलेज कमेटी का तो बहुत बड़ा दायरा होता है, बहुत बड़ा दायरा होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है। मान लीजिए इस एमपी ने इनके बारे में कुछ बोल दिया। देखो, बोलने का अधिकार तो है, मगर कभी कुछ ज़बरदस्ती ज़्यादा बोल दिया है ना, ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलते चलोगे, उन्हें बुरा लग गया। तो ये प्रिविलेजेस कमेटी को और लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख के बोलेंगे कि भाई साहब, मेरे को सत्र के दौरान जो ये बातें कहीं बुरी लगी और ये अपनी बातों को वापस लें। ठीक है। अब कमेटी इन्होंने जो भी कहा था उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगी। ऐसे नहीं है कि तुरंत मना कर दिया, प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगी। और कमेटी जो है रिपोर्ट बनाएगी, सीधे देगी लोकसभा स्पीकर को, जो ऊपर बैठे हैं माई बाप, कि भाई साहब हाँ, उस मीटिंग के दौरान जो जो बातें हुई थी कुछ गलत हो गई थी। तो लोकसभा के स्पीकर तब कहेंगे कि आप अपने शब्द वापस लीजिए और पब्लिकली या फिर पर्सनली लेटर लिख के आप इनसे माफ़ी मांगिए। मतलब कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं कर दिया इनके ऊपर, पार्लियामेंट में काम हो गया आपका। तो प्रिविलेजेस कमेटी, इम्यूनिटी कमेटी होती है, ये सुनिश्चित करती है कि हर एमपी को सुविधा दी जाए, है ना। एमपी कहीं विजिट करना चाहता है, अगर मान लीजिए एमपी को व्यवस्थित रोका ना जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई कारण हो रोकने के लिए भी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एमपी को ये थे आपके, ये एमपी कहीं जा रहे थे, पुलिस ने जबरदस्ती रोक दिया कि भैया आगे नहीं आ सकते आप। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट में आके पूछ सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उस फला तारीख को उस जगह गया था जहाँ मुझे जाने से रोक दिया गया। तो मैं पुलिस को मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस से मेरा मतलब है यहाँ पे जो गृह मंत्री होंगे या मुख्यमंत्री बैठे होंगे या कोई भी मतलब पार्टी के लोग होंगे, तो उनको जवाब मिलेगा उसका कि क्यों रोका गया भाई साहब। तो इम्यूनिटी थी इनको जाने की। तो प्रिविलेज कमेटी बेसिकली मॉनिटर के रूप में होती है। ठीक है। जब ये देखो
कि एक एमपी थे, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनऑथराइज प्रोसीडिंग्स ऑफ द अपर हाउस। ठीक है, कांग्रेस एमपी रजनी अशोक राव पाटिल वॉज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, है ना। अब ये थोड़ी कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी जब अलाउड ही नहीं है। इट रिकमेंडेड दैट सस्पेंशन शी हैड ऑलरेडी अंडरगॉन बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट पनिशमेंट। तो बहुत को अब इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो सस्पेंड कर दिया था, बहुत सी बात है ना। ये नहीं कि आपकी पूरी सदस्यता ख़त्म कर दी, सस्पेंड हो जाएंगे आप। ठीक है, वार्निंग दे देते हैं, एक वार्निंग भी काफ़ी होती है। कैन जूम यूज़ कॉल डेटा टू ट्रेन इट्स एआई। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल आने के बाद से बड़ी बड़ी लोगों में क्या हो रहा है ना, कंपनियों में घबराहट सी भी हो रही है और पॉजिटिविटी भी आ गई है। अब बेसिकली हम जानते हैं कि एआई की तो हर कोई यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यही पत्रकार ने पूछा कि अब आप लोग जो एआई वगैरह वाला कार्य करोगे, ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी हम पहले यूएस वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो यूएस में पहले से है ही। ठीक है, और आपका इंडिया में भी लाया गया, लगभग वही आपके ग्लोबल तर्ज पे ही ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एआई है आपका जूम, हम जानते हैं जूम जो कंपनी है वीडियो कॉलिंग की, द कंपनी हैज़ बीन क्विक टू क्लैरिफाई दैट सच डेटा विल नॉट बी यूज। अब बेसिकली ये एआई के माध्यम से क्या कहते हैं, ट्रेन कर रही थी अपने सॉफ्टवेयर्स को, है ना, वीडियो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। कंपनी updated its terms of service, which said that by using the service, a user was granting it perpetual worldwide non-exclusive royalty free ट्रांसफरेबल लाइसेंस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब आसान भाषा में आप उनको अलाउ कर रहे थे कि ये अपने एआई प्रोग्राम में आपको यूज़ करके ट्रेनिंग कर सकें। Zoom would be able to use any content from Zoom call, including audio and video for its own purpose। आपकी वीडियो कॉल चल रही होगी तो जूम आपने परमिशन दे चुके हो उससे, आप वो उसे ट्रेनिंग के लिए ना, एआई को ट्रेन करना हो, कुछ भी काम करने के लिए, एआई तो बहुत काम करते हैं, यूज़ कर सकता है। फॉर प्राइवेसी एडवोकेट दिस वॉज अ कॉज ऑफ कंसर्न। यूएस में क्या है ना, जो कांग्रेस वुमेन है, इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। जब लोगों ने इस पर सवाल उठाया, तब जूम की जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं स्मिता हशीम मैम, इन्होंने कहा कि ये इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को और अच्छा करने के लिए, ना कि हम किसी की प्राइवेसी को तोड़ आए हैं। द मीटिंग रिकॉर्डिंग इज स्टिल ओन्ड बाय द कस्टमर। और जो वीडियो कॉलिंग होती है ना, वो सब कस्टमर की है, हम उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग सर्विस फॉर विच वी नीड लाइसेंस एंड यूसेज राइट इज आर ऑटोमेटेड स्कैनिंग ऑफ वेबिनार इनवाइट्स reminders to make sure that we aren't unwittingly being used to spam or defraud participants। ठीक है, but how will consent work for data fed into Zoom AI? Zoom said it will not use audio and video data from call of training its AI। अच्छा, Zoom ने कह दिया भाई ठीक है, हम वीडियो कॉल और ऑडियो नहीं लेंगे। The problem is that company allows the host of a particular meeting on Zoom to offer such consent on behalf of all the other participants। अब जो Zoom की प्राइवेसी पॉलिसी है, उसमें जो एग्रीमेंट आता है, अपन नहीं होते कभी कभी ओके कर देते हैं, यस 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 पढ़ते नहीं हैं, उस एग्रीमेंट पे क्लॉज लिखा हुआ था, जो लोगों ने पकड़ लिया। क्लॉज क्या था कि जो मान लो मैं मीटिंग रख रहा हूँ जूम के माध्यम से, आप कहीं बैठे हो, कोई कहीं बैठा है, जूम हम लोग कंप्यूटर पे देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉल कर रहे हैं। जूम की जो एग्रीमेंट पॉलिसी है उसमें अगर लिख के आ गया कि डू यू वांट टू हेल्प फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस रिकॉर्डिंग द वीडियो एक्स वाई जेड, अब आपने अगर उससे यस कर दिया, हाँ ठीक है भाई कर ले ट्रेनिंग तू अपनी सॉफ्टवेयर की, तो जूम ये कह रहा था उस पॉलिसी में कि अगर होस्ट ने ओके कर दिया तो मतलब इन सब का ओके है। मगर हम जानते हैं कि निजता का अधिकार है, अगर ये नहीं चाहता है कि इसकी रिकॉर्डिंग होके कंपनी के पास चली जाए, तो भाई इससे भी तो पूछो अलग से। ये थोड़ी कि होस्ट ने ओके कर दिया तो भाई सबकी ओके हो गई है। यही तो विरोध करा गया इस पॉलिसी का, जो बाद में हटा दी गई। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, जूम को एआई ट्रेनिंग करनी है, सॉफ्टवेयर को अपना अच्छा करना है, तो भैया इन सब लोगों से पूछो कि हम क्या रिकॉर्डिंग पर्पस से, ट्रेनिंग पर्पस से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आपकी, एआई के लिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हर किसी का
मत लेना चाहिए। यूज़र कैन नॉट इंडिविजुअली ऑप्ट इन और आउट ऑफ सर्विस इफ दे आर नॉट होस्ट ऑफ अ कॉल। इफ एडमिन कंसेंट इट इज़ योर बॉस एट योर वर्क हु रिक्वायर्स टू यूज जूम, हाउ इज़ दैट रियली अ कंसेंट। ठीक है ना, वही कहा गया बेसिकली लोगों के द्वारा कि भैया ये ट्रेनिंग वेनिंग के माध्यम से ये जूम वगैरह हो गए, ये अपने पूरी तरीके से प्राइवेसी को हनन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट जज की वैकेशन को लेके कहा गया है। हम जानते हैं कि छुट्टी पे चले जाते हैं लंबी लंबी अवधि के लिए, तो अब ये मुद्दा उठा कहाँ से? ये मुद्दा उठा यहाँ से कि अभी पार्लियामेंट में 133 रिपोर्ट नंबर की रिपोर्ट, ये बेसिकली हाउस कमेटी की रिपोर्ट होती है, हाउस पैनल कहते हैं, हाउस कमेटी की रिपोर्ट होती हैं, ये पब्लिश की गई। ठीक है, ये पब्लिश की गई, इसमें मेंशन है ये वाली बात। और ये ना कि जो जजेस आपके होते हैं ये एक एक महीने के लिए वेकेशन में चले जाते हैं। वेकेशन मतलब छुट्टी, कोर्ट बोले तो बंद, तो ये गलत है। और ये बात ऐसे नहीं कि पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, ये बात खुद पूर्व CJI RM डोडा साहब ने भी कही है कि ये छुट्टी वाला जो कहानी है, ये छुट्टी पे चले जाने वाली, इसको भैया कम करिए आप। एक साथ सारे जज चले जाते हैं, पूरा कोर्ट रुक जाता है। RM डोडा साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एक बार में एक जाओ, अगली बार में एक जाओ, फिर अगली बार में एक जाओ, ताकि कोर्ट चलता रहे, ना कि सब एक साथ चले जाइए। A common man holds the perception that despite having such huge pendency of the cases, they just go long vacations. अब जनता को इसे विश्वास उठ रहा है कि भाई साहब हमारे मुकदमे लगे हुए हैं और जज साहब उठ गए, छुट्टी पे चले गए। ये बातें रिपोर्ट में लिखी गई हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने भी हाई कोर्ट से आग्रह करा है, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, कि भैया कम से कम 222 वर्किंग डे तो रखिए आप, है ना। मैलीमत कमेटी भी लाई गई थी आपकी लॉ कमीशन की, उसने भी यही कहा था। मैलीमत कमेटी में भी यही कहा गया था कि अगर आपको कोर्ट में पेंडेंसी ख़त्म करनी है ना, जब मुकदमों की, जो मुकदमे बढ़े जा रहे हैं, तो भैया पहली बात तो ये छुट्टियां बंद करो, ज़रूरत पड़ने पे भेजो बस। ठीक है, रिफॉर्म एंड जुडिशरी को लेके हम यहाँ पे कहते हैं। ओवरऑल इतना ही इसमें, बाकी कुछ खास नहीं था। यहाँ पे जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आप देखो। अच्छा, अब छुट्टी पे चले जाते हैं तो फिर जो बहुत ही मान लीजिए हाई प्रायोरिटी के मुकदमे होते हैं उनका क्या होता है? तो बेसिकली जनरली फ्यू जजेस आर अवेलेबल टू हियर अर्जेंट केसेस इवन व्हेन दी कोर्ट इन रिसेस, वेकेशन बेंच। ठीक है, अब क्या होता है कि कोर्ट वैसे बंद होता है, ठीक है, मगर बहुत ही हाई प्रायोरिटी के जो केस होते हैं उनके लिए खुला होता है ना। छोटे मोटे केस के लिए नहीं खुलेगा। कोई हाई प्रायोरिटी का केस है उसके लिए वेकेशन बेंच बैठी होती है। ठीक है, बेल है, इविक्शन है, सब दुनिया भर का। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा पेपर में सारे आर्टिकल अच्छे होते हैं। हमारे काम का है कि नहीं वो हर किसी का नज़रिया होता है। यहाँ पर रेमिटेंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया में रेमिटेंस बहुत बढ़ गया है। रेमिटेंस क्या होता है? जो विदेश में लोग पैसा भारत भेजते हैं, है ना। विदेश के लोग जो होते हैं वो पैसे को भारत में भेजते हैं। ठीक है, ये रेमिटेंस कहलाता है। जैसे किसी का बच्चा US में या आपका फॉरेन कंट्री में, तो इंडिया पैसा भेज रहा है, ठीक है, उसे रेमिटेंस कहते हैं। Private remittance are a major boost to the India's current account, even as the country's merchandise trade often result in a deficit. जो जितना पैसा हमें विदेश से आता है ना, हमारे NRIs के माध्यम से, तो वो हमारे जो करंट अकाउंट में, हम जानते हैं कि 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना योगदान देता है। ठीक है, कि वो जूम वाला आर्टिकल की कंटिन्यूटी है उसको, ठीक है ना।
देखिए एआई वगैरह ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एआई जो होता है ना आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिना ट्रेनिंग के ये नहीं कर पाते हैं काम। और ट्रेनिंग कैसे होगी? ट्रेनिंग आप ही लोगों से होगी। तो कंपनीज़ को अब कहीं ना कहीं कानूनों के बीच में से गुजर के निकल के कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो आप इसको बिल्कुल शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप शेयर करो ना करो, ना वीडियो को रेगुलरली देखो। वीडियो को अगर रेगुलरली देखोगे तभी तुम्हें या आप लोगों को एक ना कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि कब कौन सी बात कही गई, कब कौन सी बात कही गई। क्योंकि ये आर्टिकल्स कंटिन्यूटी में होते हैं। ऐसे ही कूनो पालपुर वाला है, आप पिछली 6 वीडियो देख लेना, लगातार 6 की 6 वीडियो में आर्टिकल रेगुलरली आ रहा है। तो जो लोग लगातार 6 वीडियो देख रहे थे उनको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि समय समय पे वेबसाइट भी विजिट करते रहा करिए। वेबसाइट का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।